हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस अराउंड 916 div 3 के प्रॉब्लम्स तो जो पहला प्रॉब्लम है, उसमें एक्चुअली दे रखा है जो 26 प्रॉब्लम दे रखे A to Z। और हर प्रॉब्लम का स्पेसिफाइड टाइम है कि इतने मिनट तो वो प्रॉब्लम सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। तो जैसे ए प्रॉब्लम है वो उसको 1 मिनट सोचना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए, बी प्रॉब्लम है उसको 2 मिनट सोचना पड़ेगा, और जेड है वो 26 मिनट सोचना पड़ेगा। अब एक स्ट्रिंग दे रखी है। स्ट्रिंग में क्या है, स्ट्रिंग में बेसिकली हर मिनट पर जो हमारा बंदा मोनोकार्प है वो कौन सा प्रॉब्लम सोच रहा है। तो स्ट्रिंग में जितनी बार जो कैरेक्टर रहेगा मतलब उसने उस प्रॉब्लम पे उतने मिनट लगाया है। और अगर वो नंबर ऑफ मिनट्स रिक्वायर्ड मिनट से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ऑब्वियसली उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। तो हम ये बहुत इजीली कर सकते हैं। हम एक वेक्टर यूज कर सकते हैं जिसमें हम काउंट रखेंगे हर एक कैरेक्टर का। 26 कैरेक्टर है, 26 साइज का वेक्टर काफ़ी रहेगा। और एस का वैल्यू जैसे ए की 65 होती है, तो हम बेसिकली हर कैरेक्टर से -64 कर लेंगे ताकि हमें ये भी पता चल जाए कि कितने मिनट लगेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो इससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा, हमें कोई मतलब अलग से मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी हर कैरेक्टर की टाइम के साथ। वो तो कैरेक्टर नंबर से ही हो जाएगा। तो यूजिंग द एसकाई वैल्यूज हम बहुत इजीली ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस जैसे पहला एग्जांपल है, पहला एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें है एक ए है, दो बी है और तीन सी है। तो इसका मतलब है कि तीनों ही सॉल्व हो जाएंगे बिकॉज ए को 1 मिनट चाहिए, बी को 2 मिनट चाहिए और सी को 3 मिनट चाहिए। जो सेकंड एग्जांपल है उसमें ए 4 बार आ रहा है, तो ए तो सॉल्व हो जाएगा बट उनमें इनमें से कोई कैरेक्टर सॉल्व नहीं हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पाएगा, तो एक ही होगा। और इसमें भी बेसिकली इसी लॉजिक से जाना है। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। मतलब डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव ऑन करता हूँ। ठीक है, मतलब होगा तो चैट में लिख देना एक बार। नहीं है तो मैं अभी सेकंड प्रॉब्लम पे मूव करता हूँ। तो इसमें है कि हाँ, इसमें भी प्रॉब्लम्स ही हैं। अब हर प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल है। तो पहली प्रॉब्लम का एक है, दूसरी प्रॉब्लम का दो है और nth प्रॉब्लम का n डिफिकल्टी लेवल है। तो मोनोकॉप का आपको ऐसा कोई लेवल चूज करना है सो दैट ही सॉल्व्स अ प्रॉब्लम विच इज मोर डिफिकल्ट देन द लास्ट प्रॉब्लम ही सॉल्व। तो मतलब जब भी वो एक प्रॉब्लम ऐसी है जो पिछली वाली से ज़्यादा मुश्किल है वो सॉल्व करता है तो वो काफ़ी एक्साइट हो जाता है। तो जैसे अगर ये इस ऑर्डर में सॉल्व करता है मोनोकाप, 5 3 के बाद आ रहा है तो यहाँ पर एग्जाइट हुआ। लेकिन 4 5 के बाद आ रहा है तो 4 छोटा है तो वो नहीं होगा यहाँ पर एग्जाइट। बेसिकली जहाँ पर डिफिकल्टी बढ़ेगी वहाँ वहाँ पर वो एग्जाइट हो जाएगा। तो हमें मोनोकॉप को एग्जैक्टली के टाइम्स ही एग्जाइट कराना है। तो हमें ऐसा कोई एक अरे कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें बेसिकली क्या हो, के सिर्फ के टाइम्स ही इंक्रीजिंग हो, उसके अलावा सारा टाइम डिक्रीज हो रहा हो। तो हम किस तरह से बना सकते हैं सर। तो एक्चुअली इसका इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट मैं एक सिंपल तरीका सोचना चाहूँगा। मतलब अगर मुझे के बार ही इंक्रीज करवाना है तो क्या मैं स्टार्टिंग में सारे इंक्रीजिंग ले लूँ, मतलब स्टार्टिंग से। जैसे मैंने मान लो मैंने स्टार्टिंग में मान ले लिया, उसके बाद 2 ले लेता हूँ, 3 ले लेता हूँ, ऐसे करते करते जब तक ये के कैरेक्टर्स नहीं हो जाते। ठीक है, मैंने के तक ले लिया, ठीक है, के तक ले लिया। अब मैंने देखा कि कितनी बार एग्जाइट हुआ। देखो पहले पे एग्जाइट नहीं होगा, ये दिया हुआ है। तो 2 3 से लेकर के तक एग्जाइट हो गया, के-1 टाइम्स एग्जाइट हो गया, एक बार और एग्जाइट करना है। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि अगला जो मैं नंबर लिखूं ऐसा लिखूं कि बाद में दोबारा कभी इंक्रीजिंग ना हो। तो मैं यहाँ पर एन लिख सकता हूँ, n-1 n-2, ऐसे करते करते यहाँ से डिक्रीज करता रहूंगा। इस तरह से एग्जैक्टली के टाइम्स एग्जाइट हो जाएगा हमारा मोनोकॉप। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हमें एक फॉर लूप चलानी है 1 से के तक, उसके बाद एन से लेकर के+1 तक। तो आप लोगों को लॉजिक समझ में आया? तो अगर किसी को नहीं आया तो चैट में लिख सकते हो या माइक से भी बोल सकते हो। नहीं तो मैं अगली प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम सी। तो इसमें क्या दे रखा है, मोनोकाप इज प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम इन ऑर्डर टू लेवल अप हिज कैरेक्टर। ही कंप्लीट ही कैन कंप्लीट क्वेस्ट, देयर आर n क्वेस्ट इन द गेम नंबर फ्रॉम 1 to n। तो ये मोनोकाप अपने क्वेस्ट किन किन के लिए इसके ये रूल है कि पहला क्वेस्ट हमेशा अवेलेबल है फॉर कंप्लीशन, और आयत क्वेस्ट अवेलेबल तभी होगा जब आय से पहले सारे क्वेस्ट एक ना एक बार कंप्लीट हो गए एटलीस्ट वंस।
और हम हर एक क्वेस्ट को मल्टीपल टाइम्स भी कर सकते हैं बेसिकली। तो और इस पे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट दे रखे हैं कि पहली बार हम कोई क्वेस्ट करते हैं तो उसके A of I एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, अगर हम ith क्वेस्ट पहली बार करते हैं। और एक से ज्यादा बार करते हैं, मतलब एक बार कर चुके हैं और दोबारा कर रहे हैं, तो B of I एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। तो ऐसा है। तो हमें एग्जैक्टली के क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं। मतलब हम कोई क्वेस्ट बार बार भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि एक एक बार करें, तो वो हमारी मर्जी है, बट के क्वेस्ट कंप्लीट करने हैं। और हमें मैक्सिमम एक्सपीरियंस बताना है के क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो मान लो एक अरे दे रखा है हमें A और B। ठीक है। ठीक है, हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन है। देखो, सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम सिर्फ पहला क्वेस्ट ही करें। सिर्फ पहला क्वेस्ट ही करें, हम उसको कई बार कर लें बेसिकली। हम अपनी पॉसिबिलिटीज देखना चाहते हैं। तो मान लो हम पहले क्वेस्ट के अलावा कोई क्वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? A of 1 प्लस K-1 इंटू B of 1। राइट। ठीक है। अब दूसरा मान लो हम सिर्फ पहला हम दो क्वेस्ट करते हैं, मतलब पहले दोनों क्वेस्ट करते ही हैं। तो ऑफ कोर्स अगर दूसरा क्वेस्ट कर रहे हैं, हम पहला भी करना ही पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, पहला क्वेस्ट पहले दो पहले दिन, ऐसा हम कर ऐसे ही करेंगे। क्योंकि अगर हम एक साथ क्वेस्ट कर रहे हैं तो पिछले वाले भी सारे किए होंगे। तो देखो सिंपल है। अगर हमने पहले दो किए तो हम A+A of 1 प्लस A of 2 तो ऐड कर ही दें। मतलब ये तो आएगा ही आएगा। अब बेसिकली K-2 इंटू, अब कौन सा क्वेस्ट हमें करना चाहिए जो मैक्सिमम हो इन दोनों का, ऑब्वियसली जिसकी वैल्यू ज्यादा है B1 और B2 में से। तो अगर तुम एक्सथ के लिए देखोगे ना, तो तुम सबसे पहले तो A of 1 प्लस करते रहोगे, A of x तक जाओगे, राइट। A of 1 से गए A of x तक। ठीक है। A of 1 से A of x तो हो ही गया, एक एक बार करना ही पड़ेगा सबको एक बार, ओके। और कितने बचे? K-x, और ये इस इसमें हम कौन सा वाला क्वेश्चन करेंगे जिसका B सबसे बड़ा हो, क्योंकि सब एक बार हो चुके हैं ना, अब इसके बाद B वाला ही एक्सपीरियंस आएगा। तो B of max लेंगे बेसिकली, जो भी मैक्स है। तो तो हम ऐसे आइटरेटिवली ना बहुत इजीली कर सकते हैं, बिकॉज हमें एक एक जब भी हम आइटरेट करेंगे हमें एक एक नंबर ही ऐड करना है। ठीक है। हमें ये सारी पॉसिबिलिटीज में मैक्सिमम देखना है हर एक्स के लिए, 1 से लेकर के तक, एन तक नहीं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सॉरी, माय बैड। देखता हूँ, एक मिनट। अभी हो रही है? हाँ हो रही है अब। ठीक है, ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने बोला A of 1 जब हम एक्सेप्ट क्वेस्ट करेंगे तो A of 1 से लेकर A of x तक तो सारे ऐड करेंगे ही एक्सपीरियंस, राइट। ये तो करने ही पड़ेंगे क्योंकि सबको एक एक बार तो करना ही है। क्योंकि x बिना बाकी सबके हुए नहीं हो पाएगा। और उसके बाद K-x क्वेस्ट बचे हैं। तो K-x जो भी क्वेस्ट बचे हैं, हम सबसे बड़ा जिसमें हमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिले वही वाला करेंगे ना। तो मैक्सिमम B of I मैक्स। ठीक है। 1 से लेकर x में जो भी मैक्सिमम B of I है वो हम चूज कर लेंगे। और K-x इंटू B of max कर देंगे, जो भी मैक्सिमम है। ठीक है। तो हम ये आइटरेटिवली इजीली कर सकते हैं हर x के लिए 1 से लेकर k तक, मतलब k या n, जो भी कम है। ठीक है। हम n तक नहीं जा सकते क्योंकि हमें पता नहीं, k छोटा भी तो हो सकता है। अगर k बड़ा है n से तो n तक जाएंगे। ठीक है। तो बहुत आइटरेटिवली बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि हमें हर बार जब हम आइटरेट करेंगे, एक तो ये सब में बस एक एक ही ऐड करना पड़ेगा। ये जब x पे आएंगे तो A of x-1 तक तो ऐड हो रखा होगा, और A of x भी ऐड कर देंगे। और जो बचा हुआ है हम के माइनस जॉन से पे भी है हम, मतलब ith इंडेक्स पे है, तो K-I इंटू, और मैक्स भी हम आइटरेटिवली निकाल लेंगे कि अभी तक का क्या मैक्सिमम है। तो अभी तक का जो भी मैक्सिमम होगा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा वाला देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार। तो 1 4 5 4 5 10। ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके है। तो अभी तो मान लो हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मान लो सिर्फ पहला करते हैं। एक बार ना लिख लेता हूँ यहाँ पर 1 4 5 4 5 10। ठीक है। और 1 5 1 2 5 1।
ठीक है, मान लो हम सबसे पहला कर रहे हैं और हमें 4 क्वेश्चन करने हैं टोटल, ठीक है। तो पहला तो कर देंगे, अभी तक तो आंसर 1 है, प्लस कितने बचे, +3 इंटू इसका क्या है, 1 ही है, तो इक्वल्स टू 4। अभी पहले वाले केस में 4 है, दूसरे वाले केस में पहले दो कर रहे हैं, तो 1 + 4। अब दो क्वेश्चन बचे, 2 इंटू इन दोनों का मैक्सिमम क्या है, 5, क्या हुआ, 15। ठीक है, अब मान लो हम पहले तीन लेते हैं, 1 + 4 + 5 +1 इंटू इन तीनों का मैक्सिमम क्या हुआ, 5, तो ये भी 15। और लास्ट वाला केस क्या, 1 + 4 + 5 + 4 क्या हुआ, इक्वल्स टू 14। तो सबका मैक्सिमम क्या है, 15, तो 15 आंसर है। ओके, ऑल राइट, तो ठीक है, अब हम चलते हैं डी प्रॉब्लम पर। अगर सबको समझ आ गया, किसी को नहीं समझ आया तो चैट में लिख सकते हो। भैया एक डाउट था। हाँ बताओ। आप बोल रहे थे कि जस्ट लाइक कि आपको इसमें से 4 4 5 10 वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर सकते हैं, वही वाला प्रॉब्लम में जाइएगा। तो हाँ, उसमें 4 4 4 4 5 10 ये करते तो ज्यादा मैक्सिमम आते हैं सर एक्चुअली। चार फोर ही फोर अगर करना है क्वेस्ट तो ये 4 4 ये 4 4 5 10। प्रॉब्लम रीड किया क्या, एक बार ध्यान से करना। तो इसमें क्या लिखा है, द ith quest is available for completion if all j less than I have been completed। अगर तुम्हें 10 वाला करना है ना, तो इससे पहले वाले भी तो सारे करने पड़ेंगे। ओ ओके ओके, इसको तो नहीं पता, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। किसी ने लिखा है कि पिछले कॉन्टेस्ट का डी प्रॉब्लम। यार अभी तो मैं इसी राउंड का करूंगा, देखते हैं एंड में, लाइक मे बी एंड में करता हूँ मैं डिस्कस एक बार। अगर ज़्यादा लोगों को पिछले कॉन्टेस्ट का सोल्यूशन डालना है तो मतलब जानना है, तो मैं पिछले कॉन्टेस्ट का एक बार डिस्कस कर लूंगा एंड में। तो फिलहाल तो अभी इसी कॉन्टेस्ट के साथ जा रहा हूँ। तो ठीक है, अगला कॉन्टेस्ट क्या है, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है कि ठीक है, 3 एक्टिविटीज है मोनो का आपके पास। ठीक है, क्या है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कुछ है। अब हर डे पर एग्जैक्टली A of I फ्रेंड ज्वाइन करेंगे पहली एक्टिविटी के लिए, B of I करेंगे दूसरी एक्टिविटी के लिए, और C of I करेंगे तीसरी एक्टिविटी के लिए। और मोनोकार पे एक दिन में एक से ज़्यादा एक्टिविटी ट्राई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसे ऐसे 3 डिस्टिंक्ट दिन चूज करने हैं जिसमें वो तीनों अलग अलग एक्टिविटी कर पाए, और A of X प्लस B of I प्लस C of Z मैक्सिमम हो। बेसिकली उसे 3 दिन चूज करने हैं ऐसे, सच दैट कि वो तीन अलग अलग एक्टिविटी का जो सम है वो मैक्सिमम हो। तो वो कौन से ऐसे, मतलब तो बेसिकली वो सम क्या है हमें ये बताना है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा सोचने में, बट काफी सिंपल है। तुम्हें ना हर एक्टिविटी के ना मैक्सिमम जो काउंट है ना, मैक्सिमम 3 काउंट लेने हैं। हर कौन से 3 दिन है जिन दिन उनका मैक्सिमम काउंट है, तो वो तीन तीन दिन ले लेने हैं उनके सबके, जिनमें उनका मैक्सिमम, बेसिकली मैक्सिमम फ्रेंड्स आ रहे हैं। ठीक है, अ, जैसे ए है, ठीक है, ये वाला, ये एग्जांपल ले लेता हूँ, 30 20 30 20 20 20 10। ठीक है, ये ए है, नहीं नहीं गलत हो गया, 30 20 10 1। ठीक है, बी देख लेते हैं क्या है, 35 15 20, 35 15 20, ऑल राइट। तो और 30 25 10 10, 30 25 10 10। ठीक है, ये तीन तरह, तीन तीन हर एक्टिविटी के कितने उसके दोस्त आएंगे हर दिन, ये आ गया, ठीक है। अब देखो, बात यह है कि अगर मान लो एक्चुअली तीनों का मैक्सिमम 30 ही है, तो मैं मान लो ये वाला ले लेता हूँ एक, ठीक है। इसका, चलो, ये इस दिन तो अब मैं नहीं कर सकता इन दोनों में से कोई भी एक्टिविटी, तो इसका ये ले लेता हूँ, इसका ये ले लेता हूँ, मतलब रैंडमली ले लिया है। तो वो इसका सम 70 होता। बट हमने किस बेसिस पर चूज किया, सबसे पहले ऑब्वियसली मैं अगर किसी का चूज कर रहा हूँ सबसे पहला, तो मैं ऑब्वियसली उसका मैक्सिमम ही चूज करूँगा। मान लो मैंने सी का मैक्सिमम चूज कर लिया, अब बी का मान लो उसी दिन मैक्सिमम आ रहा था, तो मैं ऑब्वियसली सेकंड मैक्सिमम ट्राई करूंगा।
अगर मैं उसके बाद मतलब अगर मेरी सेकंड प्रायोरिटी बी थी तो मैं उसका सेकंड मैक्सिमम चूज कर लूंगा। और ए का मान लो कि फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम इन दोनों दिन आया तो उसका थर्ड मैक्सिमम चूज कर लूंगा। पर थर्ड मैक्सिमम के बियॉन्ड जाएगा क्या? नहीं ना। क्योंकि तुम देखोगे, अगर मैंने बी और ए मान लो अ, दो दो को मैंने प्रायोरिटी दे दी और तीसरे का भी मुझे चूज करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर वो दोनों का ऐसा दिन है जिस दिन इसका फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमम आया हो, तो मैं इजीली थर्ड मैक्सिमम चूज कर सकता हूँ। क्योंकि अगर मान लो फर्स्ट और सेकंड मैक्सिमम ना आया होता तो हमें मतलब फर्स्ट मैक्सिमम ही आया होता एक दिन पे तो सेकंड मैक्सिमम चूज कर लेता। और अगर फर्स्ट मैक्सिमम भी ना होता तो फर्स्ट मैक्सिमम ही चूज कर लेता। तो क्या मैं ये कर सकता हूँ कि ए का फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैक्सिमम के इंडेक्स ले लेता हूँ 1 2 3। बी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैक्सिमम के इंडेक्स ले लेता हूँ 1 3 4। सी के फर्स्ट सेकंड और थर्ड के इंडेक्स ले लेता हूँ 1 2 3। अब मैं इनको कंबाइन कर देता हूँ, सेट मतलब बेसिकली इनका सेट ले लेता हूँ, क्या है 1 2 3 4। ये मतलब मैक्स टू मैक्स कितने इंडेक्स हो सकते हैं सबके? मान लो 3 यूनिक है तो 9 इंडेक्स हो सकते हैं। तो मैं 9 पे ब्रूट फोर्स मार सकता हूँ क्या? 3 फॉर लूप लगा दूं और तीनों पे मतलब एक एक दिन कोई भी ले लूँ, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपली ब्रूट फोर्स लगा सकते हो। 9 × 9 × 9 क्या हुआ? 729। तो 729 × n इजिली टाइम कंस्ट्रेंट में आ जाएगा ये। तो आपका एन भी ज़्यादा बड़ा तो है नहीं है, 10⁵ ही है, तो दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो बहुत ही इजीली नहीं नहीं, एक्चुअली इंटू एन भी नहीं होगा, ये तो सिर्फ 729 ही होगा। ओ ऑफ 729 इतने में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें इंटू एन भी नहीं होगा क्योंकि तुमने 3 फॉर लूप लगाई 9 साइज की। तो मैंने वेक्टर के सारे जो भी पॉसिबल थे तीनों ट्राई आउट कर लिए, ठीक है, जितनी ही पॉसिबल परम्यूटेशन थी। तो तीनों का ट्राई आउट कर लिया और मैक्सिमम देख लिया। तो इससे बहुत ही इजीली आ जाएगा ये। समझ आएगा सबको? नहीं आया तो लिख सकते हो चैट में, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये आ गया, लेकिन वो सर सी वाला नहीं आ रहा थोड़ा, क्वेश्चन जो आपने बताया उसमें। ये वाले में क्या समझ नहीं आ रहा बताओ जरा। सर मुझे ये नहीं समझ आ रहा उसमें कि ये मतलब क्वेस्ट हम जो ले रहे हैं, पहले हमने ए वाला ले लिया पहले, जो हाँ फर्स्ट है। जैसे पहला वाला टेस्ट केस में देखें तो 4 3 1 2 और 1 1 1 है, तो मैंने सबसे पहले 4 वाले ले लिया, ठीक है। हाँ। तो अब मुझे मतलब मैक्सिमम लेना है, तो सर आप उसमें क्या बता रहे थे कि जैसे बी को मतलब k - x × b, वो नहीं कर, वो समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। अच्छा रुको, इसमें समझाऊं? हाँ यस। तो देखो, क्या है 4 3 1 2 है। यस सर। बी क्या है 1 1 1 1 और 7 क्वेश्चन करने हैं। तो चलो मान लो मैं हम्म सिर्फ पहला क्वेश्चन ही करता हूँ। पहला क्वेश्चन किया तो 4 आया, ठीक है। अब मुझे बाकी छः छः और क्वेश्चन बचे हैं। तो 6 क्वेश्चन अगर मैं करूंगा तो इंटू वन करना पड़ेगा कि नहीं? है ना? 6 × 1 करना पड़ेगा ना। बी बी ऑफ इसके इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 को। ये समझ यस सर। समझ आया? बट मतलब भैया, जैसे, हेलो, हाँ हाँ सुन आवाज रहा आ हूँ। रही? हाँ ये 6 क्वेस्ट को हम आगे के एलिमेंट्स को ओपन करने के लिए भी तो यूज कर सकते हैं ना? तो मैंने तो एक ऑप्शन लिया ना ये। मैं सारे केसेस कंसीडर कर तो रहा हूँ, ये तो पहला केस है। अच्छा सर, मैं सबका मतलब पॉसिबिलिटीज लेके उसका मैक्सिमम लेना है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। जी। अब समझ आया? यस सर यस सर। ओके, ठीक है। ठीक है। बढ़ू आगे या अभी भी डाउट है? बट मुझे लग रहा है कि जैसे अगर 7 ऑपरेशंस हैं, अगर एक को यूज किया तो बाकी कुछ बाकी, जैसे मैंने 3 तक ओपन किया, 2 को यूज करके, बाकी बचे 5। हाँ। अब इन 5 को कैसे स्पेंड करूंगा? ये तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं ना, कि नहीं आगे नहीं, को भी ओपन कर सकते हैं। देखो या देखो भाई, मैं बताता हूँ ना क्या पॉसिबिलिटीज है। 4 पॉसिबिलिटीज है। पहले एक ओपन करो, दो ओपन करो, तीन ओपन करो, चार ओपन करो। तो इसके अलावा हम्म, क्या पॉसिबिलिटीज? चार ही पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ, तो मान लो ओके। तुमने सिर्फ पहला ही ओपन किया तो तुम्हें इस पूरे पार्ट का मैक्सिमम देखना है। मान लो तुमने दो ओपन किए तो इस पूरे पार्ट का मैक्सिमम देखना है। मान लो तुमने तीन ओपन किए, इस पूरे पार्ट का मैक्सिमम देखना है। मान लो चार ओपन किया, सबका मैक्सिमम देखना है। नीचे वाले में तो मैक्सिमम ही देखना है ना सिर्फ। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। हाँ, ये हो सकता है। यही है, मतलब हो सकता नहीं है। पता नहीं, मैं पूरा डीपीपी में सोचने लगा था कि क्या होगा। नहीं नहीं यार, ग्रीडी है। डिप थ्री का सी कहाँ से डीपी हो जाएगा भाई? डिप टू नहीं है ये।
हाँ, चलो फिर E1 पे चलते हैं। एक्चुअली मैं E1 नहीं करूँगा, E2 ही करूँगा डायरेक्टली, ज़्यादा सिंपल रहेगा। ठीक है। इसमें हर बंदे को दो एलिस और बॉब है, ठीक है। अ, उनके पास हर कलर की कुछ मार्बल्स हैं, और वो अरे ए और बी बताते हैं अलग अलग से, ठीक है। और एक मूव में एलिस क्या कर सकता है कि अ, वो एक अपना मार्बल निकाल सकता है, एक कलर चूज कर सकता है जिसमें उसका खुद का एक मार्बल निकल जाएगा और दूसरे के सारे निकल जाएंगे, ठीक है। और बॉब भी सेम चीज कर सकता है। अब पहली टर्न एलिस किया, एलिस बॉब ऑल्टरनेटिवली टर्न्स चलते रहेंगे। और एंड में हमें ये चाहिए कि ना, जो ए माइनस बी है बेसिकली सम ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ एलिस माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ बी, यानी कि बॉब वो मैक्सिमम हो। एलिस ये चाहता है, लेकिन बॉब चाहता है कि वो मिनिमम हो। तो ठीक है। तो इसके लिए मतलब उनको दोनों को, दोनों ऑब्वियसली ऑप्टिमली ऐसे मूव चूज करना चाहते हैं ताकि एक दूसरे को मतलब बेसिकली दोनों जीतना ही चाहते हैं। तो क्या सबसे ऑप्टिमल वे होगा किसी भी प्लेयर के लिए एक टाइम पे, तो हमें वो देखना है, राइट। तो ठीक है, एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं किसी। ये वाला ले लिया, मान लो 120 120 10 15 10 20। 120, ठीक है। 120 120, ठीक है। और अगला क्या है, 100 15 10 20। अब देखो, सबसे पहली मूव है एलिस की, राइट। और उसको ऐसा कुछ चूज करना है ताकि मतलब उसका मतलब ए माइनस बी है ना, वो मैक्सिमाइज हो जाए। मतलब उसको ऐसा कुछ चूज करना है कि ए माइनस बी मैक्सिमाइज हो। तो इसका मतलब है या तो बी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाए, या तो ए ज्यादा बढ़ जाए। तो देखो, उसका फायदा किस किस में, या तो बी रिड्यूस हो जाए, या उसका कुछ ए बढ़ जाए, है ना। तो ऐसा है कि अगर तो वो लाइक अगर आप देखोगे तो एलिस का क्या क्या फायदा होगा, अगर वो मान लो कोई भी एक इंडेक्स चूज करता है, तो जितना जितने मार्बल्स, मतलब जैसे मान लो उसने ये चूज किया, तो एलिस के कितने मार्बल्स होंगे, 19, राइट। और बॉब के कितने कम हो जाएंगे, 20 कम हो जाएंगे बॉब के। तो देखो एलिस का क्या फायदा हुआ, 19 तो हुआ, प्लस 20 भी हो गया, फायदा ही है ना, ये तो एलिस का फायदा ही है, क्योंकि बी कम हो रहा है। बेसिकली ए माइनस बी कितने से बढ़ेगा, अगर ये वाला चूज करता है, जैसे मान लो इनिशियली जीरो था ए माइनस बी इसमें, लाइक इसका डिफरेंस जीरो था, पर अगर उसने ये चूज किया तो कितने से बढ़ेगा, 19 से, राइट। तो बेसिकली उसका टोटल वैसे देखा जाए तो कितना फायदा हो रहा है, मतलब अगर तुम ये कंपेयर करो कि अगर बॉब ये चूज करता तो -19 होता, एलिस ने चूज किया तो 19 है। तो बेसिकली एलिस का टोटल फायदा कितना हो रहा है, 38, राइट। बेसिकली 20 + 20 -2, मतलब हर इंडेक्स में अगर देखोगे तो बेसिकली एलिस का फायदा कितना हो रहा है, बेसिकली इन दोनों का सम -2, ठीक है। अब आ जाता है बॉब पे। हमें सर देखना एक है, और बार बता दीजिए। अरे हमें ये देखना है कि एलिस का फायदा क्या हो रहा है, अगर वो कोई कोई एक, मान लो उसको कोई एक इंडेक्स चूज करना है, तो एलिस का फायदा मतलब कितना फायदा हो रहा है, एलिस को तो ए माइनस बी बढ़ाना है ना, ए माइनस बी बढ़ाना है, ही हैज टू इंक्रीज ए माइनस बी। तो अगर वो कोई इंडेक्स आई चूज करता है, तो उसे ये देखना है कि उसका फायदा क्या हो रहा है। तो देख लो, जैसे अगर एलिस ये चूज करता, तो ए ऑफ आई क्या होता, 19, और ये जीरो हो जाता। तो 19 माइनस जीरो क्या है, 19। और अगर एलिस ये ना चूज करता, उसको बेसिकली ये देखना है चूज करने और ना चूज करने में उसका नुकसान कितना हो रहा है या फायदा कितना हो रहा है। तो अगर वो चूज करता ओवर ना चूज करता, मतलब अगर ये बॉब चूज कर ले, तो उसका कितना फायदा होता है, हमें ये देखना है। अगर तो बॉब का फायदा होगा 20 -1, 19, 19, और ये एलिस का जीरो हो जाता ना, तो बॉब का 19 से फायदा होता, और एलिस का भी 19 से होता। तो टोटल फायदा 38 होता एलिस का, अगर वो ये चूज करता है, क्योंकि बॉब का उतना फायदा, मतलब बॉब का जो फायदा होना था वो नहीं हुआ, और एलिस का हो गया। तो उसका खुद का तो फायदा हुआ, और जो बॉब का फायदा है, तो टोटल फायदा जो एलिस का है वो 38 है।
ठीक है, एलिस का टोटल फायदा 38 है। अगर मान लो, चलो ये एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, चलो ये ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है, 1 और 10। तो अगर ये चूज करता है एलिस, तो उसका एक तो 1 वाला है वो जीरो हो जाता, और 10 वाला भी जीरो हो जाता, तो उसका ए माइनस भी जीरो से बढ़ता। लेकिन अगर बॉब चूज करता तो ये -9 होता, तो 0 माइनस -9 9। तो बेसिकली 9 फायदा होता यहाँ पर एलिस का, यहाँ पर होता 38, यहाँ पर होता 33, यहाँ पर होता 99। ठीक है, ये सारे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसा ही है। अब बॉब का देखूं मैं, तो एक्चुअली बॉब का भी सेम ही होता है, बॉब के लिए भी सेम ही चीज़ है, क्योंकि बॉब को B-A बढ़ाना है। तो बेसिकली उल्टा ही है इसका। तो बॉब अगर ये चूज करे तो उसका 38 का फायदा होता, यहाँ पे 9 का, यहाँ पे 33 का, यहाँ पे 99 का। तो हाँ, बंदा तो वही चूज करेगा ना सबसे पहले जहाँ उसका सबसे ज्यादा फायदा हो। तो एलिस सबसे पहले एलिस की मूव है, एलिस ये चूज कर लेगा, उसको यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो क्या हुआ, एलिस के पास 0 मार्बल है, बॉब के पास 0 है, ठीक है। अब अगले मूव में सबसे ज्यादा फायदा यहाँ पर हो रहा है, तो बॉब ये चूज करेगा। बॉब के पास 19 है, एलिस के पास 0 है। अब एलिस का सबसे ज्यादा फायदा यहाँ हो रहा है, तो एलिस ये चूज करेगा। तो एलिस के पास 19 है, बॉब के पास 0 है, ठीक है। यहाँ पर बॉब के पास 0 से एलिस के पास, बेसिकली ये 19 19 हो गया। एलिस के पास 0, बॉब के पास, सॉरी, एलिस के पास 19, बॉब के पास 19। अब बानो 10 वाला बॉब ने चूज किया, तो बॉब का जो फायदा हुआ 10 माइनस, मतलब उसका 9 मार्बल और बढ़ गया, तो 9 हो गया। तो 19 माइनस 28 इक्वल्स टू -9, जो कि इसका आंसर है। तो इसका आंसर -9 है, सेकंड टेस्ट केस का। और समझ में आ रहा है क्या? एक्चुअली से ग्रीडी ग्रीडी वर्क करेगा इस पे। हम सर एक बार बेसिकली, लास्ट वाला टेस्ट के समझा दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इस पे ग्रीडी वर्क करेगा। तो ग्रीडी इसलिए वर्क करेगा क्योंकि इसमें बेसिकली सब दोनों के जो भी एक्सपेक्टेड मूव्स हैं वो सिमिलर ही हैं, जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो दोनों के लिए सेम चीज है। तो बस जो भी सबसे ज्यादा फायदे वाले मूव्स है एक एक करके करते रहेंगे। अब लास्ट वाला जो टेस्ट केस है वो समझा देता हूँ। ठीक है, बड़ा तो नहीं हो पाएगा, कोई ना, लिख लेता हूँ। तो 3 2 4 2 5 5 9 4 7 9 2 5। ठीक है, ये टेस्ट केस है। अब इसमें वही देखना है कि सम सबसे ज्यादा कहाँ पे है। तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है। तो क्या होगा, सबसे बड़ा का है यहाँ पे है। तो एलिस सबसे पहले यहाँ पर करेगा मूव, फर्स्ट इंडेक्स। तो एलिस के पास 2 मार्बल्स है, बॉब के पास 0 है। अब अगला बड़ा क्या है, 11। तो बॉब ये चूज करेगा, बॉब के पास 6 है, एलिस के पास 0 है। फिर यहाँ पे 11 है, एलिस ये चूज करेगा, एलिस के पास एक आया, बॉब के पास 0 है, ठीक है। अब यहाँ पर 10 है। सर हाँ, इसमें मैक्सिमम सम जो 11 11 सेम सेम है, हाँ, तो तब क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ग्रीडी है ना, फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा सेम ही रहेगा कुछ भी तो। एक्चुअली द थिंग इज, ये एडवांटेज किसका ज्यादा हो रहा है उससे, मतलब अगर तुम इनमें से कोई भी चूज करो ना, सेम ही बात है। द थिंग इज, आधे एलिमेंट ए के एलिस के पास आएंगे, आधे एलिमेंट बॉब के पास आएंगे, मतलब ऐसा है ना, देखो तुम, n एलिमेंट्स है, उसमें से आधे, मान लो ये 3 एलिस के पास आ रहा है, तो बाकी 3 बॉब के पास आएंगे। तो एक्चुअली जो टोटल सम है वो ना कांस्टेंट ही है। मतलब एक तरह से तुम ये मान लो ना कि हमें टोटल एडवांटेज देखना है, तो एडवांटेज कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो सर हम एक, मतलब मैं ऐसा बोल रहा था कि ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, लाइक 11 11 है ना सम। हाँ, और मान ले कि अगर एलिस का मूव है, तो हाँ, वो क्या करेगा कि बॉब का जो सबसे ज्यादा है वो वाला चूज करेगा, इसमें लाइक 2 को चूज करेगा, तो बॉब मैं, का 9 हाँ वाला ठीक है, मैं 0 हो समझ रहा जाएगा। हूँ, दिखाता तो हूँ एक बार, मैक्सिमम होता तो एक बार करके एलिस के दिखाता हूँ लिए ना। अच्छा है। चलो मान लो ये सिर्फ ये दोनों थे, तो इसमें क्या होता, ठीक है, एलिस मान लो ये वाला सबसे पहले ये वाला चूज करता है, तो एलिस को 1 मार्बल मिलता। अब बॉब ये वाला चूज, अगले वाले में ये वाला चूज करेगा, तो बॉब को मिलते 6। अगर दूसरा केस लेते हैं, तो दूसरे में क्या है, एलिस को यहाँ पर 3 मार्बल मिलते हैं, बॉब को यहाँ पर 8 मिलते हैं। आंसर सेम आ रहा है।
देखोगे तो समझ आ रहा है। अच्छा, आंसर समझ सेम, गया। आंसर सेम ही आएगा। हाँ, द थिंग आंसर इज ये सेम ही है। एडवांटेज बता रहा है, तो इस वजह से आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, बस। लास्ट तुमने ही पूछा था ना लास्ट टेस्ट किसका। हाँ, मैंने ही पूछा था सर। ठीक है, समझ आ गया ना पूरे हाँ, सही से। यही समझना था बेसिकली। ठीक है ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक फिर यू। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर मूव करता हूँ। तो इससे E1 E2 भी हो गया। तो एफ पर आता हूँ। एफ में क्या है, बरसॉफ्ट इज द बिगेस्ट आईआईटी कॉर्पोरेशन इन वर्ल्ड। हाँ, तो ये बेसिकली एक ट्री का प्रॉब्लम है। तो इसमें एक ट्री दे रखा है और सबका कोई ना कोई पेरेंट है। अब हमें ना बहुत सारे पेयर्स चूज करने हैं, सच दैट कोई भी पेयर ऐसा ना हो जिसमें एक ना किसी का सुपरवाइजर हो, बेसिकली कोई एंसेस्टर ना हो। मतलब ऐसे पेयर्स चूज करने हैं कि हाँ कोई दूसरा बंदा किसी का एंसेस्टर ना हो। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये सबसे मतलब ये क्वेश्चन है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो ये ना हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ठीक है, किसी कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लो ऐसा कोई ट्री है। ठीक है, ठीक है, मान लो ऐसा कोई ट्री है। अब मैं ना तो ऑब्वियसली तुम डीएफएस से कुछ सोचोगे कि हम मान लो ये नोड है, यहाँ तक कितने पेयर मतलब कितने ऐसे बंदे बचते हैं जो पेयर अप नहीं हो पाए। बेसिकली हम डीएफएस में ना ये कैलकुलेट करेंगे कितने लाइक नॉन पेयरेबल बंदे बचे हैं अभी तक। ठीक है, तो हम ना ऑब्वियसली लीफ नोड पे ना हमेशा वन तो बचा ही होगा, एक बंदा हमेशा बचा होगा। एक्चुअली हर नोड पे ना एटलीस्ट एक तो बचा ही होगा। तो ये अगर तुम इस नोड के लिए भी कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये खुद सुपरवाइजर है और इसके नीचे सारे इसके चाइल्ड ही है। तो ये किसी के साथ पेयर अप हो ही नहीं सकता, तो एक तो एटलीस्ट होगा ही ना हर हर नोड पे। तो चलो अभी तो लीफ नोड्स पे आता है कि इन दोनों पे एक एक है ही है। इन दोनों पे एक एक नंबर ऐसा जो पेयर अप नहीं हो पाया। अब मान लो यहाँ पर आते हैं, तो सुनने दे हमरा की है ना। अब हम ये देखेंगे कि कोई इसके प्रॉब्लम नहीं है। चिल्ड्रन में, ठीक है, लॉजिकली हम क्या करेंगे, इसके जो जितने भी लाइक चाइल्ड है ना, उनके चाइल्ड का डीएफएस में जो भी, जैसे मान लो इस ट्री के दो चाइल्ड है, तो दोनों में एक एक ऐसे मतलब दोनों में एक एक आया है जो कि पेयर अप नहीं हो पाए थे। तो क्या हम ऑब्वियसली इन दोनों में एक एक आए, तो हम इन दोनों को पेयर अप कर सकते हैं क्योंकि ये अलग अलग चाइल्ड में। तो किसी नोड के लिए जो भी चाइल्ड में एक एक आए, तो हमने इन दोनों को पेयर अप कर दिया। तो बेसिकली या इसका जो आंसर है वो 0 + 1 होगा, क्योंकि ये खुद भी तो है ना। सिमिलरली यहाँ पर लीफ में एक आया, अब यहाँ पर दो हो जाएंगे क्योंकि इसका जो चाइल्ड है उसमें एक है, बट ये खुद इससे पेयर अप नहीं हो सकता है। तो वन बेसिकली इसके जो चिल्ड्रन है उसमें एक है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर भी इसका एक ही चाइल्ड है, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। तो एक्चुअली हम ये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं कि +1 होना चाहिए या पेयर अप हो जाने चाहिए। तो वो ऑब्वियसली हम एक ना बेसिकली तो मान लो एक वेक्टर है चिल्ड्रन का, तो चिल्ड्रन के बीएफएस में मान लो A1 A2 A3 ऐसे रिटर्न हो रहे हैं। तो तुम ऑब्वियसली देखोगे जो मैक्सिमम है वही दिक्कत करेगा, मतलब जिसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बंदे बच रहे हैं वही दिक्कत कर सकता है सिर्फ। अगर मान लो किसी का के है मतलब इनका मैक्सिमम के है, और अगर के इज ग्रेटर देन बाकी सबका सम, तो ऑब्वियसली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें तुम मतलब सबको पेयर अप नहीं कर सकते हो। तो के माइनस बचा हुआ सम, लेफ्ट ओवर सम, लेफ्ट सम, तुम्हें जितने ये जो नोड्स होंगी ना, बेसिकली जो सम होगा ना हर जो बाकी नोड्स होंगी एक एक करके तुम इस वाली के साथ पेयर अप करते रहोगे जिसमें के बचे हैं, और जो बचे होंगे वो पेयर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, एक तो ये चीज। और अगर के इज लेस देन इक्वल टू ये होता, एक मिनट यार शायद बंद हो गया। ठीक है, और अगर के लेस देन इक्वल टू ये होता, लेफ्ट ओवर सम। ठीक है, मिनट, एक मिनट यार ये पेन नहीं चल रहा है।
काम नहीं कर रहे यार, 1 मिनट। ठीक है ठीक है, काम कर रहा है अब। तो जो के है, अगर वो के लेस देन इक्वल टू लेफ्ट ओवर सम होता, तो हम सिंपली क्या करते हैं। तो ऑब्वियसली वो अगर लेस देन इक्वल टू लेफ्ट ओवर सम है, तो हम बहुत ही इजीली सबको पेयर अप कर देते हैं ना। मतलब इसका बेसिकली अगर टोटल टोटल सम मॉड्यूलो टू कर देते हैं, टोटल सम मॉड्यूलो टू +1। मॉड्यूलो टू किस लिए? क्योंकि अगर ऑब्वियसली ऑड नंबर है तो एक तो बचेगा ही ना। बट इसमें एक्चुअली एक दिक्कत ये है, मतलब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो हो सकता है जैसे ये केस है, तो इसमें तुम देखोगे इसका लेफ्ट ओवर सम यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है। और अगर हम इस नोड पे देखें, तो लेफ्ट ओवर सम 3 - 1 2, बेसिकली 2 बच रहे हैं एंड में। तो मतलब पेयर कितना का होगा, n-2 कितने नोड्स हैं? 1 2 3 2 + 1, बेसिकली 3 लेफ्ट ओवर नोड्स बच रहे हैं यहाँ पर। तो 7 - 3/2, मतलब 2 ही पेयर बनेंगे तुम्हारे हिसाब से। 2 ही पेयर बनेंगे, है ना? जबकि इसमें 3 बन जाएंगे। देखोगे, एक ये 3 पेयर बन सकते हैं आराम से। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो थिंग इज, हमने यहाँ पर पेयर बना दिया। अगर हम यहाँ पर पेयर ना बना दे, तो इसके साथ पेयर अप हो सकता था इजीली, राइट? तो हम ऐसा क्या करें जिससे हम हमें बेसिकली मैक्सिमम लिमिट मिल जाए पेयर्स की। तो बेसिकली मैक्सिमम लिमिट तो वही है ना, किसी की भी लेफ्ट ओवर की मैक्सिमम लिमिट तो सब ट्री में जितने एलिमेंट्स हैं। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि हम सबसे मैक्सिमम लेफ्ट ओवर एलिमेंट देख ले, सबका डीएफएस लेके मैक्सिमम लेफ्ट ओवर एलिमेंट देख ले, मान ले के है। और जो बचे हैं बाकी सबका हम सिर्फ सब ट्री में जितने नोड्स हैं उनका सम ले लें। तो अगर के लेस देन इक्वल टू दैम है तो इजिली हो जाएगा। और अगर ग्रेटर भी है तो माइनस जो सब ट्री में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम, वो माइनस कर ले, तो हमारे पास बेसिकली मिनिमम लेफ्ट ओवर नोड्स आ जाएंगे। और जो सब ट्री है, बेसिकली सब ट्री में जितने नोड्स हैं वो मैक्सिमम लेफ्ट ओवर नोड्स है। तो हम इन दोनों का यूज करके एंड में मिनिमम लेफ्ट ओवर नोड्स निकाल सकते हैं। तो ये वाला ही स्पेशल केस था जिससे हमें इस वाले लॉजिक में प्रॉब्लम दिखती है। तो पहले मेरा इसीलिए गलत आ रहा था। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसे लेना चाहिए। तो क्या सबको क्लियर है ये लॉजिक? डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो लाइक वी आर डन फॉर द डे देन। चलो ठीक है फिर, बाय बाय गाइस। सर एक बार प्रॉब्लम डी बता देते प्रीवियस कॉन्टेस्ट को। अच्छा, रुको रुको, तुमने एडिटोरियल पढ़ा था क्या, जो मैंने लिखा था? हाँ सर, वो सर एडिटोरियल सर पढ़ा था, तो सर उसमें सर वो आप प्रीवियस का कुछ ले रहे थे सर, मोनो
उनमें डीपी ऑफ वाई, डीपी ऑफ मतलब प्रीवियस का सर आप ले रहे थे हाँ कुछ मैं करके, समझा। एडिटोरियल मैंने पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट। हाँ तो हाँ तो इसमें क्या था, यही था ना। हाँ, तो द थिंग इज, देखो मैं एक्चुअली इसमें क्या कर रहा था, इसमें ना सबकी डीपी निकाल रहा था। डीपी ऑफ ith एलिमेंट का मतलब है कि अगर ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो कितने पॉसिबल अरेज रीचेबल है अगर xth एलिमेंट प्रेजेंट है। तो जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, 10 2 6 3 4। ठीक है, मान लो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मुझे ये बताना है, ठीक है, मान लो मुझे इस एलिमेंट के लिए निकालना है कि अगर ये प्रेजेंट है तो कितने पॉसिबल है, तो इसके लिए तो 1 ही है। अब मान लो मुझे इसके लिए निकालना है कितने, अगर ये प्रेजेंट है तो कितने पॉसिबल सब अरेज है, मतलब कितने पॉसिबल रीचेबल अरेज है। तो अ, देखो 10 इससे छोटा है ना, तो या तो ये अकेला, मतलब ये प्रेजेंट होना ही चाहिए, तो या तो 10 होगा या 10 रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन हो गए। ठीक है, 10 हो या 10 रिमूव हो जाए, ये दो ऑप्शन। अब 6 लिया, तो 6 के लिए अगर तुम देखोगे तो तो 2 उससे छोटा है। ठीक है, तो 6 प्रेजेंट होना चाहिए, तो 6 रिमूव हो सकता है, और मतलब 6 को हम रिमूव नहीं कर सकते। हमें अगर 6 लेना है तो 2 भी लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हमें देखना है कि क्या 2 रिमूव हो सकता है, हमें बेसिकली ये देखना है। हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके, मान लो हम सारे केसेस ले रहे हैं, ये प्रेजेंट है, एक केस ये हुआ, अगले केस में होगा कि ये प्रेजेंट नहीं है बट ये इसके पिछला वाला प्रेजेंट है। फिर अगले केस में ये दोनों प्रेजेंट नहीं है और इसके पिछला वाला, हम ऐसे ऐसे केसेस ले रहे हैं। तो बेसिकली 6 के लिए हमने ये देखा कि ये प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है उसके कितने केसेस है, तो ये प्रेजेंट है उसके दो केसेस है। ठीक है, उसके अलावा कोई केस है क्या, तो इसके अलावा क्या केस होगा, हम ये हटा के देखेंगे ये कि ये प्रेजेंट है कि नहीं। तो द थिंग इज, हम इसको हटा नहीं सकते। इसको हम तभी हटा सकते हैं जब इससे पहले इसको हम तभी हटा सकते हैं क्योंकि अगर इससे पिछला इससे छोटा एलिमेंट है। तो बेसिकली इसको हटाने के लिए हमें बेसिकली ये फाइंड करना है इससे पहले कोई छोटा एलिमेंट है क्या नहीं इसका। तो वो नहीं है तो हम इसको हटा ही नहीं सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर खत्म हुई इसकी बात। अब हम इस पे आए। ठीक है, तो सबसे पहले ये प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, तो इसके दो वेज हो गए। ठीक है, अब ये प्रेजेंट नहीं है, इसको हटाना है, तो ये बहुत इजीली हट जाएगा क्योंकि ये छोटा है, तो ये हटा देगा, इसको आराम से हटा देगा। ठीक है, ये हटा दिया, और ये प्रेजेंट होना चाहिए, तो इसके दो और वेज हो गए। ठीक है। ठीक है, अब उसको ये वाला भी हटाना है, पर ये वाला हट नहीं सकता है, तो यहीं पर खत्म हो गया ये वाला। ठीक है, अब 4 के लिए देखेंगे। 4 के लिए 3 को हटाना है, मतलब 4 के लिए 3 भी प्रेजेंट है, अभी फिलहाल 4 प्रेजेंट है और 3 प्रेजेंट है, तो उसके चार वेज हो गए। अब उसको हटाना है 3 को। 3 कैसे हट सकता है, 3 को हटाने के लिए 6 तो हटना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्चुअली 3 से पिछला जो भी छोटा एलिमेंट है वो 2 है, तो 3 तभी हटेगा जब इससे पहले वाले सारे हट जाएंगे। तो 4 + 2, ये वाले वेज। अब 2 को हटाना, 2 हट नहीं सकता है, तो 6, 6 ही इसका आंसर है। तो द थिंग इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि अगर तुम्हें किसी ith एलिमेंट xth एलिमेंट के लिए निकालना है, तो मान लो वो कुछ 4 था, और इससे बड़े कुछ भी एलिमेंट है बहुत सारे। ठीक है, 10, मतलब फर्क नहीं पड़ता, 10 ऐसे 11, इससे पिछला जो भी इससे छोटा एलिमेंट, पहला छोटा एलिमेंट आएगा ना। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, एक तो डीपी ऑफ ये ले सकते हो इजीली, डीपी ऑफ इससे पिछला एलिमेंट, डीपी ऑफ ये वाला भी ले सकते हो। मतलब इसको प्रेजेंट करना है, फिर इसको हटा दो, इसको प्रेजेंट करना है, फिर इसको हटा दो, इसको प्रेजेंट करना है। तो ऐसे डीपी ऑफ प्रीफिक्स से ले लोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबकी डीपी का सम, जो जो आया है, मतलब हम एक एक करके सबको प्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इनका प्रेजेंस का सम। और प्रेजेंट भी ऐसा है कि ये प्रेजेंट है और इससे पिछले वाले एलिमेंट्स ही कंसिडर कर रहे हैं, तो ऐसा। तो ठीक है, ये सारे हटने के लिए एक एक करके हम सबका सम ले लेंगे। अब मुझे ये हटाना है,
सॉरी, अभी ये प्रेजेंट है, ये सारे हट गए हैं, तो ये प्रेजेंट के लिए भी इसकी डीपी आ जाएगी। अब मुझे ये हटाना है। ये हटाने के लिए इससे बड़े जो भी एलिमेंट्स थे, मान लो यहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स थे, 11 कुछ करके, तो इससे पिछला जो भी छोटा एलिमेंट था उसकी जो डीपी थी मैं वो ऐड करूँ, क्योंकि ये सारे हटने ही पड़ेंगे, इनका कोई फायदा ही नहीं है। ये हटेंगे तभी ये हटेगा। तो इसकी डीपी भी ऐड होगी। ऐसे करते करते जो भी स्टैक में जो भी होगा ना, तुम ये स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हो। समझ आ रहा है स्टैक से कैसे कर सकते हो? यस सर। तो जो स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका डीपी, और इन ये सारे डीपी का प्रीफिक्स सम, तो ये इजीली कर सकते हो ना तुम। समझ में आ रहा यस है? सर। यस सर। यस सर। तो तुम्हें फाइनली काटना है लास्ट में, जब सारे खत्म हो जाएंगे, तुम्हें बस जो फाइनल स्टैक का सम, स्टैक में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनकी डीपी का सम। क्योंककि यहाँ पर तुम 4 लेना ही पड़ेगा। मतलब अगर तुम 4 को प्रेजेंट कर रहे हो, तो अगर तुमने 4 को प्रेजेंट कर लिया और सारे टेस्ट केसेस कंसीडर कर लिए, अब तुम 4 को हटा रहे हो, 4 को हटाया, तो ये सब भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 हटेगा नहीं जब तक 2 नहीं आता है। इसलिए स्टैक में 4 के पीछे क्या था, सॉरी, जब तक, सॉरी 4 के पीछे एक्चुअली 3, 3 से हट जाएगा। 3 तब तक नहीं हटेगा जब तक 2 नहीं हटेगा, तो तभी हम स्टैक का सम ले रहे हैं, क्योंकि 4 3 2 इन सबका जो प्रेजेंस है, उनका अगर डीपी ले ले तो वही काफी होगा, क्योंकि उनके बीच वाले सारे हटाने ही पड़ेंगे। ओके। ओके सर। एक बार मेरा कोड देख लेना। ठीक है। अ, यस। ज्यादा बड़ा है नहीं है, छोटा ही है, मतलब इतना सही कोड है, तो देख लेना एक बार। ओके समझ लेना। सर। एक बार तो कोड भी बता देते। ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया यार, प्रीफिक्स सम लिया है, डीपी लिया है। तो डीपी कैसे कैलकुलेट किया, एक तो ये स्टैक इम्प्लीमेंटेशन समझ आया, ऐसे होता है स्टैक इम्प्लीमेंट। हाँ मतलब सर, ये तो मुझे आया तो। ठीक है। अब मैं स्टैक में सबका बेसिकली स्टैक से कुछ भी निकाल रहा हूँ, तो वो बेसिकली ये सम है स्टैक का, स्टैक का डीपी का मैं निकालता जा रहा हूँ जब तक कोई भी पॉप कर रहा हूँ इसमें से। ठीक है। अब एक चीज ये है कि अगर वी डॉट साइज है, तो मैं बेसिकली प्रीफिक्स सम इन सबका ले लूंगा। अब मान लो कि ये मिनिमम एलिमेंट था, इससे पहले कुछ था ही नहीं, तो मैं 1 तो लूंगा ना, 0 नहीं ले सकता हूँ। बेसिकली इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ पर 2 लिया था ना मैंने, 2, तो जब कोई भी प्रेजेंट ना हो 2 से पहले, तो एक तो होगा ना, मतलब एक वे तो होगा ना कि 2 से पहले कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो बेसिकली प्रीफिक्स सम में एक तो ऐड होगा ना, तो 0 नहीं हो सकता है। मतलब अगर ये केस कंडीशन ना लगाओ ना, तो एक्चुअली डीपीओ 0 हो जाएगा, वो नहीं चाहिए मुझे, 1 तो होना ही चाहिए। तो ये था। और प्रीफिक्स सम से मैंने, हाँ, ये तो प्रीफिक्स सम ले लिया सिंपली, उसके पिछले एलिमेंट से लेकर i-1 तक, ये तो प्रीफिक्स सम ले लिया, और ये स्टैक वाला सम है। ठीक है। तो स्टैक और प्रीफिक्स सम ऐड करके डीपी ऑफ आई आ गया, और प्रीफिक्स सम डीपी ऑफ आई से बनता है। और ये स्टैक, अब बेसिकली स्टैक में एक नया एलिमेंट आया, तो मैंने डीपी ऑफ आई भी ऐड कर दिया, और एंड में स्टैक का सम प्रिंट कर दिया। समझ आया? यस सर। ठीक है, चलो हो गया फिर। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, ओके, बाय बाय।